प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट्स काट करके और उसको पका करके खा गई। मध्य प्रदेश के जिला सीधी का एक गांव लगता है नौगांवा दर्शन सिंह, जो कि शहर के पूरे चकाचौंध से काफी दूर बहुत ही शांत गांव होता है और जहां पर आदिवासी और दलित समाज के और पिछड़े लोगों की संख्या अधिक होती है। उनको कोई भी मतलब नहीं होता है कि शहर की पूरी चकाचौंध कैसी होती है, बस वो तो अपनी गांव की खेती किसानी करते थे और अपनी जमीनों के भीतर हल चलाते, वहां पे फसलें उगाते और इसी में वो मस्त होते हैं। उस गांव में दोस्तों एक ऐसी घटना घट जाती है, जो उस घटना को सुनता है उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचने पे काफी मजबूर हो जाता है कि एक सीधी सादी दिखने वाली राजू नाम की लड़की होती है, भला ऐसे कैसे वो कर सकती है, क्योंकि उस लड़की ने जो काम किया था वो काम ही कुछ ऐसा होता है कि जिस किसी ने सुना वो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। और वो काम होता है वो अपने प्रेमिका उनके कल इस गांव में सभी लोग अपने अपने खेती किसानी में काफी व्यस्त होते थे, खेती किसानी का काम करते थे। वहीं पर एक वैभव नाम का एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है, उसका लड़का होता है संजय केवट। वैभव का बेटा संजय केवट होता है, वो संजय केवट जो था वो अपने गांव के भीतर इधर उधर काफी भटकता रहता था और उसको कुछ काम धंधा करने का कोई फिक्र ही नहीं होता, क्योंकि बाप के पास, उसके पिता के पास खेती बाड़ी की इतनी जमीन होती है कि उनका गुजारा बसारा जो है बहुत आराम के साथ, बहुत ऐशो आराम के साथ होता था। और बात उससे किसी भी काम के लिए उसके पिता उससे नहीं कहता था। उसी गाँव में उसके साथ रहती थी एक लड़की राजू नाम की। अभी इनकी 10 या 12 साल की उम्र होती है और संजय केवट जो और राजू जो है दोनों एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे और दोनों के घर भी आसपास में ही होते हैं। इसी कारण से दोनों को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे के घर के भीतर आने जाने की कोई दिक्कतें नहीं थी और उनके ऊपर किसी भी तरीके से मिलने में कोई पाबंदी भी नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं लगती है। हर समय 24 घंटे साथ होते थे। जब सोने का जो समय होता तो अपने अपने घर होते, तब तक बाकी साथ होते, बाकी साथ खेलते। इसी तरह खेलते धूपते धूपते बड़े हो गए। अब बड़े होने कब वो 18 साल की उम्र तक अपने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया, उन्हें ये बात पता ही नहीं चला। और जिस तरीके से उनके जिस्म के अंदर बदलाव हुआ, वो अपने जिस्म के बदलाव को देखते और एक दूसरे की तरफ देख करके काफी मुस्कुराते, अट्रैक्ट होते जाते, क्योंकि संजय भी बड़ा हो रहा था और राजू भी बड़े हो रहे थे। अब दोनों, अब पहले अगल बगल के आस पड़ोस के पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के साथ खेलते कूदते थे, लेकिन अब दोनों के जो है बीच में ये दोस्ती नहीं, शायद कुछ और होता है जिसका नाम लोग प्यार देते हैं। दोनों के बीच में प्यार होता है और दोनों अब जो है अपने और दोस्तों के साथ नहीं खेलते थे। अब उनको अलग सबसे हट करके खेल खेलने में काफी मजा आने लगा था। वो लोगों की आंखों से छिपते छिपाते, लोगों के नजरों से दूर होकर के अकेले में जो उनको खेल खेलने में मजा आता था, उसके भीतर उन्हें अलग ही एक इंटरेस्ट होता था। वो अपने खेल खेलने के लिए वो कोई ना कोई तन्हाई की जगह ढूंढ ही लेते थे। अब दोनों जवान हो चुके, अपने जवानी के दहलीज को क्रॉस कर चुके थे। अब इसी वजह से दोनों के घर वाले उनके ऊपर टोका टोकी शुरू कर दिए थे, क्योंकि बचपन की उम्र होती है तो माँ बाप भी इस पे कुछ नहीं कहते कि अभी बच्चे हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने जवानी को दहलीज को क्रॉस कर जाते हैं, तो माँ बाप भी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हो, इस तरह के टोका टाकी पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो अब दोनों प्रेमी राजू और संजय जो कि मिलते थे, वो बहुत ही एहतियात के साथ मिलते थे, ताकि उन्हें कोई उन दोनों को देखे ना। जब दोनों काफी बड़े हुए, दोनों जब अपने तन्हाई में खेल खेलने लगे, तो उन्होंने एक अजीब सी ही खेल खेलना शुरू कर दिया था। अजीब तरह का खेल ये होता है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खेलते तो दोनों अपनी अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टियां बांध लेते थे, क्योंकि दोनों ने बड़े होते हुए एक दूसरे को देखा था, एक दूसरे के अंगों को भी देखा था और बहुत दिनों से वो खेल खेलते थे। फिर उन्होंने अपने आप में बात की आपस में कि एक ऐसा गेम करते हैं कि जो एक अजीब तरह का होता है, और उस पूरे गेम खेलने के दौरान ही दोनों अपनी अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधते थे। फिर एक दूसरे के जिस्मों को छूते थे। जब एक दूसरे को टच करते तो राजू को जैसे ही संजय टच करता, छूता, राजू के बदन में एक सिहरन सी उत्पन्न होती और उसके बदन में एक अलग सी हरकतें होती और फिर वो उसको टबाक से अपनी बाहों में जकड़ लेती। और जब एक दूसरे के अंदर जब समा जाते तो फिर जाकर के कहीं अपनी आंखों से वो पट्टियां खोला करते थे। इस तरह का खेल उन्होंने लगातार
उन्होंने गेम करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता रहा और इसी फिजिकल रिलेशन बनने में, इसी खेल खेलने में एक दूसरे से दोनों राजू और संजय जो है अपनी अपनी प्यार का इजहार रोज करते थे और दोनों एक दूसरे से कस्में वादे भी करते थे कि काश हम दोनों अपनी जिंदगी में जीते जी कभी भी अलग नहीं होंगे, जुदा नहीं होंगे, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, चाहे इसके बीच में कोई भी सामने हो, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, इस बात को स्वीकार करे या फिर ना करे, लेकिन हम लोग कभी जीते जी अलग नहीं होंगे। दोनों ने इस तरह के कसमें खाए थे। लेकिन अब स्थिति कुछ और होती है। अक्सर आपने देखा होगा जैसे गांव के भीतर लड़का या फिर लड़की 18-20 साल की उम्र जब, यानी ये कहे अपनी जवानी की दहलीज जब पार करते थे, उनकी शादी करने की घर वालों को फिक्र होने लगती है। यही फिक्र सताने लगी थी अब संजय के घर वालों को भी। राजू को घर वालों ने तो अब तक उसकी शादी की कोई चर्चाएं नहीं की थी, लेकिन संजय के लिए लड़कियों के रिश्ते घर आने लगे थे। अब जैसे ये बात राजू को पता चल जाती है तो वो तड़प जाती है, वो सहम जाती है कि संजय के रिश्ते के लिए लड़की वाले उसके घर आने लगे हैं। उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है। एक दिन जब संजय उससे मिलता है तो उसका हाथ वो अपने हाथों में लेकर के अपने सीने पे रख लेती है और कहती है कि संजय, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर लड़की वाले तुम्हें देखने के लिए आए थे, क्या तुम मेरे बगैर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे? तो संजय कहता है कि पगली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम बचपन से लेकर के जवानी तक साथ खेले हैं, साथ कूदे हैं, साथ रहे हैं, फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, एक दूसरे के शरीर के हर एक अंग को जानते हैं, देखे हैं। भला कैसी बात करते हो? मैं तुमको छोड़ करके किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? जब ये बात राजू सुनती है तो उसके दिल को एक तसल्ली सी होती है, कुछ सुकून सा मिलता है। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। फिर महीना 2 महीना के बाद जो है संजय की माँ जो होती है कुछ और औरतों से बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करती है। बातों ही बातों में उसने और महिलाओं से उन्होंने कह दिया कि हमने संजय का रिश्ता तय कर दिया है। अब इस बात को राजू भी सुन लेती है। राजू के कानों में जब इस बात की गूंज जाती है तो फिर बहुत अजीब सा उसे लगता है, बहुत। फिर वो संजय से मुलाकात तरफ उठती है और संजय से मुलाकात करती है और संजय से पूछती है कि मैंने तुम्हारी माँ से सुना ये बात कि तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया है, क्या यह बात सही है? तो संजय कहता है कि बातों ही बातों में, इशारों में वो कह देता है कि हाँ, एक न एक दिन शादी तो करनी ही पड़ती है और अगर घर वाले मेरे ऊपर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो फिर मुझे शादी करनी होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुमको कभी नाराज नहीं करूंगा। भले ही मेरी शादी हो जाए लेकिन तुमसे संबंध कभी भी नहीं तोड़ सकता। जब इस तरह की बातों राजू सुनती है संजय के मुख से तो उस समय वो कुछ नहीं कहती है और ठीक उसी प्रकार से संजय से मिल करके अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसके दिमाग से, उसके शरीर के हर रोम रोम से संजय की बात जो कहते हैं उस बात निकलती ही नहीं है। सारी बात उसको याद आती है, जो कस्में वादे संजय ने उसके साथ लिए थे कि मरते दम तक परिस्थितियां कुछ भी हो, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे और कभी भी एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब संजय कैसी बातें कर रहा है कि वो दूसरी लड़की के बारे में सोच रहा है जो उसके घर वाले उसके लिए पसंद कर रहे हैं। यही सोचते सोचते राजू के दिमाग खराब होने लगता है, वो बौखला सा जाता है। अब उसको दिल ही दिल में, मन ही मन में उसको संजय से नफरत सी होने लगती है और वो नफरत उसको इस कदर से बढ़ती चली जाती है कि धीरे धीरे वो संजय से अब मिलना जुलना कम कर देती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जो संजय के दिन शादी के करीब आ रहे थे और जैसे जैसे संजय के शादी के दिन करीब आ रहे थे ठीक वैसे वैसे राजू के दिमाग में जो तूफान बन रहा था, जो तूफान उठ रहा था, जो ज्वार भाटा पैदा हो रहा था ना, वो अचानक किसी फैसले के ऊपर पहुंच जाती है। राजू जब उस शादी का दिन जब करीब आता है तो राजू शादी के 2-3-4 दिन बचे होते थे, उसी दिन राजू उस लड़के को, संजय को अपने साथ मिलने के लिए रात को बुलाते हैं। जब राजू मिलने के लिए बुलाती है तब संजय बिना कुछ सोचे समझे वो राजू के पास मिलने के लिए आ जाता है। जब वो मिलने के लिए गया तो राजू ने कहा कि संजय, आज हमें वो गेम खेले हुए, वो खेल खेले हुए काफी दिन हो गए जो हम अक्सर तन्हाइयों के भीतर खेला करते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके। तो मेरे जिस्म को टच करते थे, मैं तुम्हारे जिस्म को रगड़ती थी और उस गेम को खेले हुए काफी दिन बीत चुके हैं। आज वो गेम दोबारा हम खेलना चाहते हैं। संजय बहुत खुश होता है कि क्या बात है, उसके तो मन में तो लड्डू से फूटने लगते हैं कि राजू को तो कोई एतराज नहीं है मेरी शादी से। अब जो है बीवी भी रहेगी,
यानी पत्नी भी साथ रहेगी और महबूबा भी रहेगी, प्रेमिका भी रहेगी, इधर दोनों के साथ में काम चलेगा। यानी घर और बाहर दोनों की बात सोचते हुए संजय तैयार होता है इस खेल को खेलने के लिए, और दोनों फिर से ठीक पहले की तरह अपने अपने कपड़े उतारने के बाद आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और फिर संजय लेट जाता है। उसके बाद राजू अपनी पट्टी को खोल लेती है और उसके जिस्म को सहलाना शुरू करती है। फिर संजय तड़पने लगता है और राजू पहले ही एक छुरी छिपा करके रखती है, एक हथियार छुपा के रखती है। तो संजय जैसे ही जोश में आता है तो राजू उस छुरी को निकालती है और एक ही झटके में उसके प्राइवेट पार्ट्स को राजू काट करके अलग कर देती है। जैसे ही संजय का प्राइवेट पार्ट्स कटता है, वो किसी तरह से चीखता चिल्लाता है, छटपटाता है, काफी अपने घर की तरफ चीखता चिल्लाता छटपटाते हुए भागता हुआ। जैसे वो घर पहुंचा तो अपने घर वालों से सारी बात कह देता है कि मेरा प्राइवेट पार्ट्स जो है वो राजू ने काट लिया है। और जब किसी ने इस बात को सुना तो वो दंग सा रह गया, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, आखिर राजू ने ऐसा क्यों किया। तो इस बात की भनक जो है पुलिस को भी लगती है। फिर पुलिस वहां पे मौके पे आ जाती है। फिर पुलिस जब संजय से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ, तो सारी बातें पुलिस प्रशासन को बता देता है कि इस तरह से इस प्रकार से हमारे साथ राजू ने हमारा प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया। जब पुलिस राजू के घर पहुंचती है तो वो वहां पर देखती है कि नीचे से जहां लेटा हुआ था संजय, जहां प्राइवेट पार्ट्स को काटा था, वहां से तो उसने खून साफ कर दिया था, लेकिन जो दीवारों के ऊपर खून के छींटे थे वो वहां पर तब भी पड़े हुए थे। अब राजू से वहां पुलिस जाकर के तहकीकात करती है, पूछताछ करती है। फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जब जानकारी लेती है, पूछती है कि तुमने जो संजय का प्राइवेट पार्ट्स को काटा वो कहाँ है, तो राजू कुछ जवाब नहीं देती और मना करती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब पुलिस बहुत ज्यादा दबिश डालती है राजू पे, उससे पूछताछ लगातार दबिश के साथ करती है, तो उसको काफी दबाव देती है। तो फिर वो कहती है राजू कि उसके संजय के प्राइवेट पार्ट्स को मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो है पका दिया और पका करके खा गया। मैं ऐसा कभी चाह ही नहीं सकता था कि संजय किसी और का पति हो, उसकी जिंदगी में मेरे अलावे कोई और आए। जिस चीज को उसने महसूस किया था वो ऐसी थी कि वो कभी भी, हमने दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे किए थे, कस्में खाए थे, एक दूसरे से बिछड़ने की ये कसम लिए थे कि परिस्थितियां कुछ भी हो हम दोनों कभी किसी से जुदा नहीं होंगे। लेकिन संजय ने मुझे धोखा दिया और अब मेरी अमानत को किसी और को सौंपना चाहता था, किसी और को देना चाहता था, इसलिए मैंने उसका प्राइवेट पार्ट्स ही काट दिया और फिर मैं उसे पका करके खा गई। राजू कही पुलिस को। तो साथियों उसके बाद राजू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और संजय का इलाज चलता है और उसे राजू को जेल भेजा जाता है। संजय का इलाज लगातार चलता है। इलाज होने के बाद संजय ठीक तो हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन जिंदगी भर अब वो बिना प्राइवेट पार्ट्स के अपनी जिंदगी उसको हिजरों की तरह जीना पड़ेगा। इसके भीतर एक बात और सामने आती है कि जो लोग लड़कियों को केवल मौज मस्ती का साधन समझते हैं, जो ये समझते हैं कि लड़कियों के साथ जो धोखा देते हैं और जो अपने मन के भीतर एक वासना का तूफान लिए भरते आगे दौड़ते हैं अपने वासना को शांत करने के लिए, जो लड़कियों को फंसाते हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं सबक है कि उस लड़की ने बहुत ही, ये तो नहीं कहेंगे ठीक किया, लेकिन किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करना सही नहीं होता। और रोज उसके साथ संबंध बनाना, फिर उसकी जिंदगी अचानक से तबाह कर देना, उससे शादी नहीं करना, मुकर जाना, इस तरह के काम धंधा ना करे। और समाज इस तरह के रिलेशन को भी इजाजत नहीं देती है, लेकिन अपने समझ बूझ से, अपने बुद्धि से, अपने सही परख से ही किसी तरीके से बाकी क्या हुआ इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, क्या सोचते हैं आप। किसी का दिल दुखाना नहीं था, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान भी करना नहीं था, बल्कि आपको बताना था, आपको जताना था, आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं इन तरह के घटनाओं में, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।